हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। 2025 बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी करने वाले कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। जी हां मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप इस वायरल मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो मैं वादा करता हूं, मेरी 100% की गारंटी है आप सभी से कि इस मॉडल पेपर से आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में प्रश्न जरूर छपेंगे। तो 825 बीजेड कोड का मॉडल पेपर है मेरे प्यारे बच्चों। आप इस मॉडल पेपर को फुल सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। आज के इस वीडियो में सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको क्लियर करा दूंगा। आप यहां पर देख सकते हैं, एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आप सभी के लिए लेकर के आ चुका हूं। कैसे, कौन सा प्रश्न का उत्तर किस तरह से लिखना है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। यदि आप इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हैं तो 70 में 70 का स्कोर बहुत ही आसानी से कर पाओगे। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर नोट के अंतर्गत है 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, और कुछ सामान्य निर्देश हैं जिनका पालन करना है और जिनको जरूर पढ़ना है। चलिए, पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है इस प्रश्न पत्र के 2 खंड, खंड आ तथा खंड बा हैं। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर ओएमआर उत्तर पत्रक पर देने हैं। खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। खंड आ में जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे उनका उत्तर आपको देना होगा। कुछ इस तरह की ओएमआर सीट होगी जिसमें आपको प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का आंसर गोला काला करके देना है। जेल पेन से आपको गोला नहीं भरना है, काले बाल पॉइंट वाले पेन से भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड आ के सभी 20 प्रश्नों का उत्तर आप यहाँ पर गोला काला करके देंगे। और जो गोला आप यहाँ पर मान लीजिए पहले प्रश्न के अंतर्गत आपने डी वाला ऑप्शन काला किया है, गोला काला किया है, तो आप यहाँ पर प्रश्न संख्या 1 के ठीक सामने डी लिख देंगे। और इसी तरह से आप जो भी गोला काला करेंगे जिस प्रश्न के अंतर्गत, आप यहाँ पर भी प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के प्रश्नों का उत्तर लिख देंगे जो गोला आप काला करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैंने कंप्लीट भरने का तरीका बताया है। ओएमआर सीट को आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगले क्रम में लिखा है, आगे लिखा है मेरे प्यारे बच्चों, ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले प्रश्न का ऑप्शन सही है, बी वाला गोला, आपने बी वाला काला करना था आपको, लेकिन आपने डी वाला गोला काला कर दिया। अब आप ना तो इसे काट सकते हैं, ना ही इरेजर लगा सकते हैं, इरेजर से साफ कर सकते हैं, और ना ही इसमें ओएमआर सीट में व्हाइटनर का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, विशेष सावधानी आपको बरतना है। चलिए अगला है प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न हैं और इसमें फर्स्ट टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न हैं तथा सेकंड टाइप के वर्णनात्मक प्रश्न हैं, और मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र से भी संबंधित 2 प्रश्न दिए गए हैं। खंड बा में सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही करना है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिएगा और अंतिम प्रश्न तक उत्तर लिखते जाइएगा। जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं पता है तो आप उस पर अपना समय नष्ट ना कीजिएगा। दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न करना आवश्यक होगा। जो दृष्टिबाधित परीक्षार्थी होंगे उनके लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न 9A और 9B लिखने के लिए दिए गए हैं, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आ के इन सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेंगे। चलिए निर्देश है,
नीचे दिए गए प्रश्नों के प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। पहला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध था मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन, जर्मनी से। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। ऑटो वान बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का मुख्य श्रेय दिया जाता है। और अगला प्रश्न 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में छपेंगे, आप इनको जरूर रट लेना। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी मेरे प्यारे बच्चों सन 1885 ईस्वी में। यहां पर सी वाला ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? ये सभी प्रश्न आप तैयार कर लेना मेरे प्यारे बच्चों, 100% आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। आर्थिक महामंदी का प्रारंभ हुआ था सन 1929 ईस्वी में। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर रिपीट हो चुका है जो कि मिसप्रिंट है, इसका भी आंसर क्या होगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी में हुआ। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये रिपीट हो चुका है मिसप्रिंट होने की वजह से, लेकिन बोर्ड एग्जाम में नहीं रिपीट होंगे प्रश्न, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा यह चीज। अगला प्रश्न है, बंबई में पहली कपड़ा मिल कब खोली गई या कब खुला? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सन 1854 ईस्वी में। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, ज्योतिबा फूले ने 1871 ईस्वी में जाति प्रथा की अत्याचार यानी जाति प्रथा के अत्याचार पर कौन सी पुस्तक लिखी थी? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का राइट आंसर है गुलामगिरी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ये प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, ज्योतिबा फूले जी थे। इन्होंने 1871 ईस्वी में इस पुस्तक की रचना की थी। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रांत में या किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, उत्तराखंड राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती की जाती है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है, तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन, बी वाला ऑप्शन सही होगा, वन संरक्षण से संबंधित है। प्रश्न अगला है, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? तो मेरे प्यारे बच्चों कपास की खेती के लिए सबसे उचित और सबसे उपयुक्त भूमि किसे माना जाता है? यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा, काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि माना जाता है। आप जो है इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं। कपास में पहला अक्षर है का और काली मिट्टी में भी पहला अक्षर है का, तो यदि ऑप्शन में आप देखें कि का से कपास और का से काली मिट्टी, आप इस ट्रिक से ऑप्शन सही कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रबी की फसलों को बोने का समय क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर बोने का समय होगा, रबी की फसलों को बोने का समय होता है अक्टूबर से दिसंबर। यहाँ पर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत वह होते हैं जो एक बार
प्रयोग करने के बाद नष्ट हो जाते हैं, उनका हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, उसे कहते हैं ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत वह स्रोत होते हैं जिनका हम दोबारा क्या कर सकते हैं, नवीकरण कर सकते हैं, जिन्हें हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं आसानी से, उन्हें कहते हैं ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। जैसे सौर ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा और पवन ऊर्जा, ये सभी ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। परंपरागत स्रोत वह स्रोत हैं जो एक बार प्रयोग करने के बाद उन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो एजेंडा 21 का संबंध है, यहाँ पर राइट आंसर होगा सतत पोषणीय या संधारणीय विकास से। अगला प्रश्न है जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए हमारा देश क्या है, भारत है, और भारत देश में उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और मध्य प्रदेश में कोई वही वस्तु खरीद ली गई, या मध्य प्रदेश से कोई वस्तु उत्तर प्रदेश में खरीद ली गई, तो इन दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को क्या कहा जाएगा? मेरे प्यारे बच्चों, इन दो राज्यों के बीच होने वाले व्यापार को कहा जाएगा आंतरिक व्यापार। ए वाला ऑप्शन सही होगा। यदि भारत देश से कोई वस्तु बेची जाती है या निर्यात की जाती है और किसी अन्य देश में, मान लीजिए चीन देश में किसी वस्तु को बेचा गया अपने देश भारत से, या भारत से बेचा गया चीन को, या चीन से भारत को लाया गया, यानी आयात निर्यात हुआ, तो इस तरह के व्यापार को क्या कहेंगे? अंतरराष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार। क्लियर हो गया? मैं आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो श्रीलंका में मेरे प्यारे बच्चों सिंहली वर्ग के लोगों की संख्या क्या है? अधिक है। अगला प्रश्न है संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? संविधान में उल्लेखित 3 अनुसूचियों में से समवर्ती सूची का विषय है, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। प्रश्न अगला है निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा बी वाला ऑप्शन, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है? तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही होगा। म्यांमार देश की स्थिति क्या है? अन्य से बेहतर है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्रक पहला ही विकल्प सही होगा। प्रश्न अगला है यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो सन 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही होगा। मेरे प्यारे बच्चों भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक भी कहते हैं, बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। यदि प्रश्न आता है कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है तो भारतीय रिजर्व बैंक को। तो इस तरह के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जिनका आंसर आपको OMR शीट में देना है। चलिए अब बारी आती है खंड बा के वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, जो कि पहले
टाइप के प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। तो चलिए यहाँ पर पहला जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। आप लोग इन सभी प्रश्नों का आंसर तैयार कर लेंगे, कैसे लिखेंगे सारी चीजें मैं क्लियर करा रहा हूं। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, एक एक प्रश्न को मैं आपके सीधा दिमाग में बैठा दूंगा। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न है, ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? कोई 2 कारण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इसका पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए उसे जर्मनी के एकीकरण का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। दूसरा कारण, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया। चलिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों अथवा में, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। प्रश्न है, नमक सत्याग्रह से आप क्या समझते हैं? तो नमक सत्याग्रह क्या था मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, उत्तर संख्या 1 अथवा का जो है उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 1 अथवा का, अपने 78 विश्वस्त क्रांतिकारियों के साथ महात्मा गांधी ने नमक यात्रा शुरू कर दी। यह यात्रा साबरमती में महात्मा गांधी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक प्रतिदिन लगभग 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहां भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया तथा संदेश दिया कि लोग अंग्रेजों की इन सभाओं में अंग्रेजों की शांतिपूर्वक अवज्ञा करें। अर्थात उन्होंने कहा कि अंग्रेजों का लोग जो है कहना ना माने। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाया। इस प्रकार गांधी जी और उन 78 सहयोगियों ने अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। मेरे प्यारे बच्चों, ये हो गया इसका उत्तर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर संख्या 2, यहां पर आप लोग ध्यान दें, मृदा अपरदन। मृदा अपरदन लिखा हो प्रश्न में या भूक्षरण लिखा हो, दोनों एक ही चीज हैं। मृदा अपरदन के कारण भूमि की उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाती है और वह कृषि कार्य हेतु अनुपयुक्त हो जाती है, अर्थात बंजर हो जाती है। अतः मृदा अपरदन को रोकना आवश्यक है, जिसके लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। पहला उपाय क्या है? बांध का निर्माण करके, नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। दूसरा उपाय है पशुचारण पर प्रतिबंध लगाकर तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को नियंत्रित किया जा सकता है। तीसरा है वृक्षारोपण या काफी मात्रा में पेड़ लगाने से मृदा अपरदन की प्रक्रिया रोकी जा सकती है। पेड़ों का बंजर भूमि तथा पहाड़ी ढालों पर लगाना अधिक लाभदायक सिद्ध होता है और इस ढंग से वायु अपरदन को भी रोका जा सकता है। अगला उपाय है समोच्च रेखाओं का निर्माण करके, यानी ढाल वाली भूमि पर समोच्च रेखाओं की समानांतर हल चलाने से जल के साथ बहाव की गति घटती है। इसे समर्थन
उसे क्या कहते हैं, इसे समोच्च जुताई कहा जाता है। तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहा है 2025 बोर्ड परीक्षा में 100% ये प्रश्न आएगा। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं क्या हैं। यहां पर आप लोग ध्यान दें, प्रश्न संख्या 2 अथवा का उत्तर भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं इस प्रकार से हैं। पहली विशेषता है उर्वरकों और रासायनिक खाद्य का प्रयोग न करने के कारण भूमि की उत्पादकता कम तथा फसल उत्पादन भी कम हो जाता है। दूसरी, भारतीय कृषि प्रायः मानसूनी वर्षा, मृदा की प्राकृतिक उर्वरता तथा अन्य पर्यावरणीय तत्वों पर निर्भर करती है। तीसरी, भारत के लोगों का जीवन स्तर निम्न होने के कारण ये लोग आधुनिक कृषि नहीं कर सकते। इनके कृषि उपकरण भी पुरानी प्रकृति के हैं। ये लोग धन कमाने के लिए कृषि नहीं करते बल्कि अपने और अपने परिवार की उदर पूर्ति के लिए कृषि करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, खनिज के संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, वर्तमान औद्योगिक युग में विभिन्न प्रकार के खनिजों का भारी प्रयोग किया जाने लगा है। वर्तमान समय में खनिजों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाने लगा है। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रियाएं, खनिज का निर्माण कहाँ होता है, भूमि के अंदर होता है और इनकी प्रक्रियाएं इतनी मंद हैं, यानी खनिज निर्माण की प्रक्रिया अब बहुत धीरे है कि उनके वर्तमान उपयोग की तुलना में उनके पुनर्भरण की दर अत्यंत मंद है। यानी खनिज का निर्माण होता है बहुत ही धीरे गति से, लेकिन उपयोग उनका हो रहा है बहुत तेज गति से। इसलिए खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य हैं। समृद्ध खनिज निक्षेप संपत्ति देश की मूल्यवान संपत्ति हैं, किंतु ये अल्पजीवी हैं। यानी एक बार खनिज का जो है प्रयोग कर लिया गया, दोबारा हम उसको नहीं प्राप्त कर सकते। अयस्कों के सतत उत्खनन के गुणवत्ता गहराई बढ़ने के साथ घटती जाती है। इसलिए जो है खनिजों का जो है क्या करना है, संरक्षण करना है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहां पर आप सभी लोग ध्यान दें। प्रश्न है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा। 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3 अथवा का उत्तर आप लोग ध्यान दें। यहां पर भारत में जाति प्रथा वोटरों के ध्रुवीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजनीतिक दल समाज में लोगों को जातीय आधार पर बांटकर अपना वोट बढ़ाते हैं और इस कृत्य का राजनीतिक सफलता हेतु उपयोग करते हैं। जातियों में विभाजित भारतीय समाज का राजनीतिक दल देश की स्वतंत्रता के समय से अपने हित में उपयोग करते आ रहे हैं। ये सच भी है। जातीय विचारधारा को उग्र करने से समाज में वैमनस्य फैलता है तथा सामाजिक समरसता कम होती है। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का प्रचलन था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था, उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से इसका उत्तर आपको लिख देना है। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पर, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये प्रश्न भी आप तैयार कर लेना 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहां पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 4 का उत्तर,
लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है, यहाँ पर मान्यता होगा। लंबे समय से यही मान्यता चली आ रही है कि सरकार की सारी शक्तियां एक व्यक्ति या किसी खास स्थान पर रहने वाले व्यक्ति समूह के हाथ में रहनी चाहिए। अगर फैसले लेने की शक्ति बिखर गई तो तुरंत फैसले लेना और उन्हें लागू करना संभव नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र का एक बुनियादी सिद्धांत है कि जनता सारी राजनीतिक फैसले शक्ति का स्रोत है। इसमें लोग स्वशासन के संस्थानों के माध्यम से अपना शासन चलाते हैं। एक अच्छे लोकतांत्रिक शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है और सार्वजनिक नीतियां तय करने में सबकी बातें शामिल होती हैं। इसलिए उसी लोकतांत्रिक शासन को अच्छा माना जाता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों को राजनीतिक सत्ता में हिस्सेदार बनाया जाए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, वैश्वीकरण क्या है, इसका कोई एक लाभ बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इसका उत्तर। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। वैश्वीकरण का लाभ विशेष रूप से समाज के धन संपन्न वर्ग को प्राप्त हुआ। इन उपभोक्ताओं के सम्मुख पहले से कई विकल्प विद्यमान हैं और वह अब कई उत्पादों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता और कम कीमत से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये लोग पहले की तुलना में आज अपेक्षाकृत उच्चतर जीवन स्तर का उपभोग कर रहे हैं और वैश्वीकरण के कारण विभिन्न क्षेत्रों में नए उद्योग स्थापित भी हुए हैं। नए रोजगारों का सृजन हुआ है। साथ ही इन उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाली स्थानीय कंपनियों का विस्तार हुआ है और कुछ ने तो अपने उत्पादन प्रक्रिया को आधुनिकीकरण भी कर लिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। खंड यहाँ पर वाक्य अंतर्गत ही जो वर्णनात्मक सेकंड टाइप के प्रश्न आएंगे जिनका उत्तर आपको लगभग 80 शब्दों में देना है। और मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का। यहाँ पर प्रश्न संख्या 5 है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में गांधी जी के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका आंसर जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। उत्तर संख्या 5, चंपारण आंदोलन। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे। एक बहुविकल्पी प्रश्न आता है जिसमें पूछा जाता है कि महात्मा गांधी भारत वापस कब लौटे, 1915 में, या महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस कब लौटे, 1915 में। गलत नहीं होना चाहिए आपका कोई भी प्रश्न, ये हमारा संकल्प है और आप लोग मेहनत के साथ पढ़िएगा। 2025 बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी करिएगा। दूसरा योगदान क्या था महात्मा गांधी का, खेड़ा सत्याग्रह। 1917 में उन्होंने बिहार के चंपारण क्षेत्र का दौरा किया और दमनकारी बागान व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित भी किया। 1917 में उन्होंने गुजराती के खेड़ा जिले के किसानों की सहायता के लिए सत्याग्रह का आयोजन किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। अगला योगदान क्या था महात्मा गांधी जी का, असहयोग आंदोलन। जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ।
महात्मा गांधी ने फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी ने अपने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती से दांडी तक यात्रा करके नमक बनाया और अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा। 1931 में गांधी जी ने लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लिया। अगला योगदान क्या था महात्मा गांधी का? पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर। सितंबर 1932 में गांधी जी ने अंबेडकर के साथ पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषदों में आरक्षित सीटें मिल गई। यद्यपि उनके लिए मतदान सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही होता था। अगला योगदान था महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ करके। गांधी जी ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया। 1942 में क्रिप्स मिशन के विरोध स्वरूप भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और अंतरिम सरकार का गठन हुआ। 1947 में हमारा भारत देश क्या हुआ? आजाद हो गया था। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला योगदान था देश की स्वतंत्रता। अगस्त 1947 में देश स्वतंत्र हुआ, लेकिन विभाजन से उपजी हिंसा में गांधी जी नोआखली में दंगों को शांत कराते रहे और 30 जनवरी 1948 में दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न जो कि इस प्रकार से है, कह रहा है कि धान की खेती के लिए प्रयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें, यानी उपयुक्त होगा। उपयुक्त परिस्थितियों का वर्णन करें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए, तो आप लोग इस प्रश्न का भी उत्तर तैयार कर लेंगे। इसका उत्तर क्या होगा? चलिए मेरे प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 5 का अथवा का उत्तर होगा, देश की ज्यादातर जनसंख्या का खाद्यान्न क्या है? चावल है। यानी अधिकांश जनसंख्या क्या खाती है भारत में? चावल खाती है। खरीफ की फसल चावल को उगाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। कम वर्षा वाले क्षेत्रों में सिंचाई के द्वारा यह फसल पैदा की जाती है। देश के उत्तर एवं उत्तर पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्र और डेल्टाई प्रदेशों में चावल की खेती की जाती है। चावल के लिए नदी घाटियों और डेल्टाई प्रदेशों में पाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कम वर्षा वाले क्षेत्रों में नहरों और नलकूपों से सिंचाई करके इसकी खेती की जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जून जुलाई माह में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन के साथ ही क्या होता है? चावल की फसल उगाई जाती है और पतझड़ की ऋतु में इसे काटा जाता है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर चावल की खेती की जाती है। अधिक उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, अगला प्रश्न जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है यहाँ पर, संघीय व्यवस्था क्या है? भारत की संघीय व्यवस्था की किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर, संघवाद सरकार का वह स्वरूप है जिसमें देश के भीतर सरकार के कम से कम 2 स्तर मौजूद हैं। पहले केंद्रीय स्तर पर और दूसरा स्थानीय या राज्य स्तर पर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर भारत की स्थिति में संघवाद को स्थानीय, केंद्रीय और राज्य सरकारों के मध्य अधिकारों के वितरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संघीय शासन व्यवस्था में एक ही समय में एक से अधिक प्रकार की सरकारें किसी देश में शासन करें। यहाँ पर अगला है, आगे आप देखेंगे, सभी सरकार को अच्छे प्रकार सावधानी से यानी अच्छे अपने अधिकार
सभी सरकार को अपने अधिकार संविधान से मिले हैं। इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सभी सरकारों को अपने अधिकार संविधान से मिले हैं और इस व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहली विशेषता है दोहरी नागरिकता होना। संघात्मक शासन वाले देशों में दोहरी नागरिकता होती है। लोग अपने देश तथा अपने अपने राज्यों के नागरिक होते हैं। केवल भारत में इकहरी नागरिकता है। दूसरा है दोहरे उद्देश्य प्राप्त करना। संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी उत्तर इस तरह से हो गया। अब बारी आती है अगले प्रश्न की, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसका जो है आंसर तैयार कर लीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक प्रश्न छूट गया है, चलिए इसका भी उत्तर आप लोग तैयार कर लेना। लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है? तो 6 अथवा का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था उत्तरदायी और वैध शासन का गठन करती है। निम्नलिखित तत्वों से इसे समझा जा सकता है। पहला तत्व है सूचना का अधिकार। लोकतांत्रिक देशों में क्या होता है? नागरिकों को सरकार तथा उसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त है। सरकार कौन सी योजनाएं लागू करने वाली है, कौन सी लागू करेगी, क्या रणनीति है, सबके बारे में लोगों को जानने का अधिकार प्राप्त है। यदि कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह न सिर्फ जानने का अधिकार है, बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। दूसरा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक निश्चित अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। यह चुनाव निष्पक्ष होते हैं। सभी दल स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छानुसार, मतदाता यानी जो वोट डालने जाते हैं, उनको अपनी इच्छा के अनुसार वोट डालने का अधिकार प्राप्त है। यानी वह अपनी इच्छानुसार किसी को भी चुन सकते हैं। यह प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जनता की इच्छा पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर कानूनों पर खुली चर्चा। लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो भी कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी बहस तथा विचार विमर्श किया जाता है, फिर उसे जनता के समक्ष रखा जाता है। इसलिए इस बात की संभावना होती है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वह ज्यादा प्रभावी होंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो नियम और कानून को मानती है और लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से क्या है? बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है। इसलिए पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति समर्थन का भाव है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 आप लोग ध्यान दें। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 7 क्या है? ऊर्जा के गैर परंपरागत 4 स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो बिल्कुल अच्छे से समझेंगे आप लोग इस प्रश्न का उत्तर। कैसे आपको लिखना है प्रश्न संख्या 7 का उत्तर? ऊर्जा के वह साधन
जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं। ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होते हैं और जिनकी पुनः पूर्ति संभव है, गैर परंपरागत या नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा आदि। इनका एक बार हम प्रयोग करते हैं और इन्हें हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद ये नष्ट नहीं होते। और ऊर्जा के वह साधन जो एक बार प्रयोग करने के बाद वह नष्ट हो जाते हैं, वह होते हैं ऊर्जा के परंपरागत साधन। क्लियर हो गया ना? आप सभी लोग आगे देखेंगे सौर ऊर्जा। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है या साधन है। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। भारत कैसा देश है? एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावनाएं हैं। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट, यहाँ पर भुज के निकट माधोपुर में स्थित है। यदि प्रश्न आता है कि भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ है, तो उत्तर होगा भुज के निकट। कहाँ? माधोपुर में स्थित है। दूसरा है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी बाहर निकालने, खेतों में सिंचाई करने और बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। वायु ऊर्जा का प्रयोग गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा और महाराष्ट्र में किया जाता है। तीसरा है बायोगैस। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। बायोगैस संयंत्र नगर पालिका, सहकारिता तथा निजी स्तर पर लगाए जाते हैं। अगला है ज्वारीय ऊर्जा। यह भी ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है। महासागरीय तरंगों का प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। संकरी खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वारा की बनाकर बांध बनाए जाते हैं। उच्च ज्वार में इस संकरी खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार बंद होने पर बांध में ही रह जाता है। बाढ़ द्वारा यानी बाढ़ के द्वार के बाहर ज्वार उतरने पर बांध के पानी को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की ओर बहाया जाता है, जो ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाता है और इसमें विद्युत बनती है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर 7 का अथवा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं? तो स्वयं सहायता समूह क्या है? चलिए इसका उत्तर क्या होगा? 7 अथवा का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों, भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मौजूद नहीं है। जहां है वहां भी बैंक से कर्ज लेना साहूकार से कर्ज लेने की अपेक्षा ज्यादा मुश्किल है। चाहे साहूकार से कर्ज ले लो, आसानी से मिल जाएगा, लेकिन बैंक से कर्ज लेने में लाले पड़ जाते हैं। ऋणाधार की कमी होने के कारण भी गरीब परिवार बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। इसलिए गरीब लोग महाजनों से ऋण लेते हैं, जो ब्याज की दरें ऊंची रखते हैं। यानी बड़े बड़े लोगों से गरीब लोग कर्ज लेते हैं और उनकी ब्याज दरें बहुत ऊंची होती हैं। गरीबों को इस हालत से बचाने के लिए ऋण देने के नए तरीकों को अपनाने की कोशिश की गई है। आत्मनिर्भर गुटों के संगठन के पीछे भी यही विचार है। इन गुटों को सरकार ऋण देती है, यानी कर्ज देती है। इस ऋण को उतारने की जिम्मेदारी भी गुट की होती है। आत्मनिर्भर गुट कर्जदारों को ऋणाधार
की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। उन्हें समयानुसार विभिन्न लक्ष्यों के लिए यह यथोचित ब्याज दर पर मिल जाता है। इससे गांव के पुरुष व महिलाएं स्वावलंबी बन जाते हैं। गुट के नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक माध्यम मिलता है जहां वे तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण और हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। आप लोग इस प्रश्न को तो बिल्कुल 100% मानकर चलिए, आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न है विकास की अवधारणा क्या है? सामान्यतः इसमें किन घटकों को सम्मिलित किया जाता है? तो चलिए इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दें। प्रश्न संख्या 8 का उत्तर, विकास को मापने का विश्व बैंक का मापदंड केवल आय पर आधारित है। इस मापदंड की अनेक सीमाएं हैं। आय के अतिरिक्त भी कई अन्य मापदंड हैं जो विकास मापने के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि मानव मात्र पर्याप्त आय के बारे में नहीं सोचता, बल्कि वह अपनी सुरक्षा, दूसरों से आदर पाना चाहता है, सम्मान पाना चाहता है और समाज में बराबरी का व्यवहार भी करना चाहता है। स्वतंत्रता आदि जैसे अन्य लक्ष्यों के बारे में भी चिंतन करता रहता है। तो यहाँ पर यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में विकास के लिए निम्नलिखित मापदंड अपनाए गए हैं। पहला क्या है? लोगों का स्वास्थ्य। जिस देश में लोग स्वस्थ रहेंगे वहां का विकास होता रहेगा। ज्यादा लोग बीमार रहते हैं तो अधिकांश जो है धन जो है वह उन्हीं बीमारी में ही चला जाता है। तो मानव विकास का प्रमुख मापदंड है स्वास्थ्य या दीर्घायु। विभिन्न देशों के लोगों की जीवन प्रत्याशा जितनी अधिक होगी वह मानव विकास की दृष्टि से उतना ही अधिक विकसित देश माना जाएगा। दूसरा है शैक्षिक स्तर। मानव विकास का दूसरा प्रमुख मापदंड शैक्षिक स्तर है। किसी देश में साक्षरता की दर जितनी ज्यादा होगी वह उतना ही विकसित माना जाएगा, क्योंकि जहां लोग पढ़े लिखे अधिक होंगे वहां के लोग विकास जरूर करेंगे। और यह दर यदि कम होगी तो उस देश को अल्प विकसित कहा जाएगा। अगला है विकास का मापदंड जिसे यूएनडीपी के द्वारा माना गया। मेरे प्यारे बच्चों, प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास का तीसरा मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। जिस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी उस देश में लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। यानी प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी, अच्छा कमा रहे होंगे लोग, तो वहां के लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा होगा। और अच्छा जीवन स्तर विकास की क्या है? पहचान है। जिन देशों में लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम होगी, लोगों का जीवन स्तर भी अच्छा नहीं होगा, ऐसे देश को विकसित देश नहीं माना जा सकता। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न जो कि लास्ट प्रश्न है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, तृतीयक क्षेत्र क्या है? इसकी विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। तो यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर मैं लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ पर तृतीयक क्षेत्रक और प्राथमिक द्वितीयक सभी से रिलेटेड है। यहाँ पर प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधियां, जो क्रियाएं प्रकृति के सहयोग से की जाती हैं, प्राथमिक क्षेत्रक गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे कृषि करना क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक का विषय है। पशुपालन प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आता है। डेयरी उद्योग, मत्स्य पालन तथा खनन कार्य यानी खुदाई करवाना, ये सभी प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। आप याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न बनकर आता है बोर्ड परीक्षा में। यदि प्रश्न आता है प्राथमिक क्षेत्र का विषय है तो खनन कार्य भी है, मत्स्य पालन भी है, डेयरी उद्योग है, कृषि करना और पशुपालन करना। द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां क्या हैं? जो क्रियाएं प्राथमिक क्रियाओं के सहयोग से की जाएं उन्हें द्वितीय क्षेत्र गतिविधियां
क्रियाएं कहते हैं। जैसे कपास से कपड़ा बनाना, लकड़ी से कागज या फर्नीचर बनाना, गन्ने से चीनी बनाना तथा दूध तथा गेहूं से विभिन्न खाद्य पदार्थों का निर्माण करना, इन क्रियाओं को औद्योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि खेती की जाएगी गन्ने की तो गन्ने से हमें क्या प्राप्त होगी? चीनी प्राप्त होगी। कपास से हमें क्या प्राप्त होगा? रुई, और जिससे हम कपड़ा बना सकते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्रक से ही हम क्या कर सकते हैं? द्वितीयक क्षेत्रक के उत्पादों को विकसित कर सकते हैं, और इन्हें औद्योगिक क्रियाएं भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रियाएं भी कहते हैं, क्योंकि इनसे देश को कहीं ना कहीं लाभ होता है। देश इन क्रियाओं को क्या करता है, यानी देश जो है इन क्रियाओं के द्वारा काफी ज्यादा आगे तरक्की कर सकता है। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां वह हैं, इस क्षेत्र की क्रियाओं में किसी वस्तु का उत्पादन ना करके सेवाएं प्रदान की जाती हैं। जैसे यातायात के साधन हैं, ये क्या हैं? ये जो है सेवाएं प्रदान करते हैं। बैंक क्या है? बैंकों से भी हमें सेवा प्राप्त होती है। मान लीजिए हमने 10,000 रुपये जमा किए, 2-3 साल बाद उसमें ब्याज ऐड हो जाएगा और भी पैसे जुड़ जाएंगे। बीमा कंपनियां भी सेवाएं प्रदान करती हैं। ये सब तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। डाक व्यवस्था, शिक्षक, डॉक्टर, वकील आदि ये सभी जो हैं क्या हैं? तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित कुछ सेवाएं जैसे इंटरनेट हुआ, कैफे, एटीएम, बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी इत्यादि भी इसके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये सभी तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा वर्णनात्मक प्रश्नों का बिल्कुल एक एक प्रश्न का उत्तर। अब बारी आती है यहाँ पर मानचित्र से संबंधित प्रश्न, जो कि इस तरह के पूछे जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9A के अंतर्गत दिया है, निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में ही आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना होगा। सही नाम और सही अंकन के लिए आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का है। और इस तरह के 5 प्रश्न आएंगे 9A के अंतर्गत और 5 प्रश्न आएंगे 9B के अंतर्गत। कुल इसी तरह के प्रश्न आएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जो है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का आएगा प्रश्न मानचित्र पर आधारित, यानी 10 नंबर के प्रश्न होंगे मानचित्र पर आधारित। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही 2025 बोर्ड एग्जाम की धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद।